साल 2022 अब जाने को है और साल 2023 का इंतजार सबको है, लेकिन हमेशा जब कोई पुराना साल जाता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमने क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ हमने खोया है। वहीं अगर हम साल 2023 की बात करें तो हम प्लान करते हैं, यानी कि नए साल के लिए हम प्लान भी करते हैं कि आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या कुछ हम अचीव कर सकते हैं आने वाले साल में। अब साल 2022 में क्रिकेट के मैदान की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हम हासिल नहीं कर पाए एज अ टीम। हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए, रैंकिंग्स में भी हमारे गिरावट देखने को मिली और इंडिविजुअल खिलाड़ियों के प्रदर्शन भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। और ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि आईसीसी अवार्ड्स होने वाले हैं जो अगले साल होंगे 2022 में अच्छे प्रदर्शन के लिए, उसमें भारतीय खिलाड़ी कहाँ पर खड़े नजर आएंगे। एक समय ऐसा भी होता था कि आईसीसी अवार्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों की धूम होती थी, भारतीय खिलाड़ियों का नाम चमकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो चमक है वो धूमिल पड़ती नजर आ रही। क्या 2022 में ये चमक और धूमिल पड़ जाएगी या कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके अच्छे प्रदर्शन की चमक हम सब देख पाएंगे? इन सभी मुद्दों पे आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट सभा भाई से ये जानेंगे कि उनके लिए साल 2022 के बेस्ट मोमेंट्स क्या थे और कहाँ पर भारतीय टीम लैग करती हुई नजर आई और क्या कुछ अचीव किया एज अ टीम भारतीय टीम ने और क्या कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने हासिल किया है। सभा भाई सभा भाई चर्चा की शुरुआत दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी से सबसे पहले कर लेते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में अर्शदीप सिंह है और बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव। कैसे आप देखते हैं इन दोनों खिलाड़ियों का जो नाम आया है साल के जाते जाते? ये दो उभरते हुए सितारे हैं इस टीम के, राजीव। और इन दोनों का जी। ही दर्शन निरंतर में बढ़ावा देखने को मिली है। और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो ये दो ब्राइट स्पार्क मेरे हिसाब से जो हमें नजर आए हैं, उनमें से एक है हरदीप सिंह और दूसरा सूर्य कुमार यादव। हरदीप ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनका प्रोग्रेस जो पिछले एक साल में देखने को मिला है वो सराहनीय है। और हर मैच में कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। उनके अंदर वो जागरूकता है और भी सीखने की। और ये सारी चीजें जो संकेत हमें मिल रहा है कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी अगर इसी प्रकार से मेहनत करता रहा और अपने गेम पर काम करता रहा तो काफी लंबे समय तक ये भारतीय टीम के लिए खेल सकता है। सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि एक प्रकार से इन्होंने री इन्वेंट किया है कि T20 क्रिकेट में किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि पहली बार है कि हमारे किसी खिलाड़ी को, किसी बल्लेबाज को दूसरी टीम देख रही है कि T20 में बल्लेबाजी किस तरह से करनी चाहिए। अक्सर हम लोग दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं कि हम एबी डिविलियर्स की तरह खेलना है या फिर हमें गेंदबाजी इस प्रकार से करनी है। पर ये पहला मौका है T20 में कि सूर्य कुमार यादव एक उदाहरण बनकर उभरे हैं कि आपको बल्लेबाजी किस तरह से करनी चाहिए T20 में। देखिए सभा भाई, अगर हम T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें, बड़ा टफ कंपटीशन लग रहा है क्योंकि जो और खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं सूर्य कुमार यादव के अलावा, जिन्होंने 1164 रन बनाए 31 मैचों में, 187 का स्ट्राइक रेट रहा सूर्य कुमार यादव का साल 2022 में। सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए हैं और 2 शतक भी उन्होंने लगाए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं वो सिकंदर रजा, उनको नॉमिनेट किया गया। उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, 735 रन उन्होंने बनाए हैं और साथ ही गेंदबाजी अच्छी की है। सैम करन एक और बड़ा नाम, जिनको वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, वो एक और बड़े नॉमिनी है। और चौथे नॉमिनी है मोहम्मद रिजवान। अगर हम उनकी बात करें, पाकिस्तान के ये प्लेयर है। रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभा भाई, कैसे आप देख रहे हैं? वाकई कंपटीशन टफ लग रहा है और सूर्य कुमार यादव को सबसे ज्यादा कंपटीशन देता कौन लग रहा है अभी? सैम करन, राजीव, जब से उनकी जी। वापसी हुई है T20 क्रिकेट में, एक ऑलराउंडर है। उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा योगदान रहा है इंग्लैंड की जीत में। उसके साथ साथ उनमें भी निरंतर मुझे लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव और सैम करन, देखिए, अगर जो आईसीसी की जो चयन कमेटी है जो इस पर डिसाइड करेगी, अगर वो देखेगी कि विश्व कप में किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है, तब मुझे लगता है कि सैम करन को नॉट मिल सकता है। पर अगर ओवरऑल हम पूरे साल में देखें और अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक तरह से अपना परिभाषित किया है T20 क्रिकेट को, और आने वाले समय में किस तरह से आपको T20 क्रिकेट खेलनी होगी, तब मेरे विचार में ये जो अचीवमेंट है, ये जो रिवॉर्ड है, ये जो अवार्ड है, वो सूर्य कुमार यादव को मिलना चाहिए। रितेंद्र, 2 नॉमिनेशंस आए हैं क्योंकि हमने जब चर्चा शुरू की तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि एज अ टीम तो हम साल 2022 में कुछ खास नहीं कर पाए। हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए,
लेकिन एज ए इंडिविजुअल खिलाड़ी क्या कुछ हम हमारे खिलाड़ी हासिल कर पाए? उसमें 2 कैटेगरीज जो आईसीसी अवार्ड्स की आती है, उसमें एक अर्शदीप सिंह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट है, और सूर्य कुमार यादव बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। कैसे आप देख रहे हैं? पहले T20 प्लेयर ऑफ द ईयर पे हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने लगभग 1200 रन बनाए 187 के स्ट्राइक रेट से, 2 शतक थे, और जैसा कि सभा भाई कह रहे हैं सबसे क्लोज कोई कॉन्टेस्ट होगा उनका तो वो सैम करन से होगा। जी हाँ राजीव, देखिए बिल्कुल यहाँ पे अगर हम डिजर्विंग की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव का जिस तरह ये साल बीता है T20 क्रिकेट में, ही हैज बीन अ चैंपियन, अ सुपरलेटिव, मैग्निफिसेंट, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने देखिए चोटिल किया है प्रतिद्वंदियों को, ऐसे ऐसे बॉलिंग और टैक्स को उन्होंने इतना मारा है, इतनी धुनाई उनकी की है कि बयान नहीं की जा सकती है। किसी ने सोचा ना था कि सूर्य कुमार यादव का जो सूर्य है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतना जल्दी उदय हो जाएगा, इतनी जल्दी वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे, अब वर्ल्ड लेवल पे उनकी बात होगी। तो आज उनका जो नॉमिनेशन है उनको बहुत बड़ी बधाई। अब कोई भी जीते, सैम करन जीते या सूर्य कुमार यादव जीते, एंड ऑफ द डे सूर्य कुमार यादव की अब बात हो रही है वर्ल्ड स्टेज पे, वो बड़ी बात है। तो हम सब यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोलता रहे, और जो हमें इंतजार है वर्ल्ड कप का, आईसीसी ट्रॉफी का, वो सूर्य कुमार की शानदार परफॉर्मेंसेज हमारे पास वर्ल्ड कप लेके आए। सभा भाई, क्या जब आईसीसी अवार्ड्स होते हैं, आपने भी कई आईसीसी अवार्ड्स देखे हैं, आप समझते हैं बेहतर, क्या रैंकिंग का भी फर्क पड़ता है? और रैंकिंग का फर्क है तो सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी बहुत अहेड है, क्योंकि नंबर 1 इस समय वो T20 प्लेयर है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर। वहीं अगर हम ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में जाएं तो वहां पर जो सैम करन है वो चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं सभा भाई। देखिए, आपने अगर आईसीसी रैंकिंग को लागू किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होना चाहिए, नहीं तो जी उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 नंबर 2 खिलाड़ी होने का फायदा क्या है? पर ये निर्भर करता है, ये डिसाइड होगा आईसीसी को कि क्या आप नंबर 1 रैंकिंग वाले प्लेयर को अगर आपको देना है वो ये वाला अवार्ड, तो फिर हो सकता है कोई और आपको अवार्ड होना चाहिए। तो अपने अपने स्किल सेट में नंबर 1 है उसको हम अवार्ड दे देंगे, तो फिर तो किसी और चीज की आवश्यकता है नहीं। तो मुझे लगता जी। है कि एक बार जब आप चयन करने बैठते हैं तो आप कई सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये जो प्रदर्शन रहा है वो कब कब और कैसे आया है, कौन से टूर्नामेंट में आया है। अंत में आईसीसी के जो विश्व कप के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा है। अब सिकंदर रजा जी को देख लीजिए आप, सिकंदर रजा की रैंकिंग ऊपर है पर उन्होंने ज्यादातर जो मैचेस खेले हैं वो उतनी स्ट्रांग टीम के साथ खेले नहीं है। तो वहां पर हम्म प्रदर्शन मैं मानता हूं कि अच्छा रहा है सिकंदर रजा का, पर आप उनकी तुलना सूर्य कुमार यादव और सैम करन से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला बहुत ही स्ट्रांग टीम्स के साथ हुआ है, डिफरेंट कंडीशंस में हुआ है, हम्म। वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो। सभा भाई, अगर मैं आपको ज्यूरी में रखूं, क्या आप किसको आप चुनना पसंद करेंगे T20 प्लेयर ऑफ द सूर्य कुमार यादव, विदाउट एनी डाउट राजीव। ईयर? अच्छा। क्योंकि मैं बार बार ये बात मैं कह चुका हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने रीडिफाइन किया है T20 क्रिकेट को, जिस तरह से आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, उसका मेरे हिसाब से नंबर 1 आता है। सैम करन जी ने अच्छा प्रदर्शन दिया है पर उनके पास जो स्किल सेट है वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। पर इस तरह हम्म से अलग प्रकार की बल्लेबाजी करना, और ये निर्देश देता है आने वाले समय में, आने वाले समय को, कि आने वाले के जो यंगस्टर्स हैं जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको इस जी प्रकार से आगे लेकर जाना होगा जिस तरह से मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव ने भी डिविलियर्स को देखा है बल्लेबाजी करते हुए। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है, और मुझे लगता है कि इस पहचान को सम्मान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है इस समय। रितेंद्र, आपको अगर ज्यूरी में रखा जाए, आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि दो बेहद बड़े परफॉर्म करने वाले हैं साल 2022 में, सूर्य कुमार यादव और सैम करन के बीच में कड़ी टक्कर देख रहे हैं। वहीं रिजवान ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है थ्रू आउट T20 फॉर्मेट। राजीव, अगर आप मुझे जूरी में रखेंगे, पहले तो राजकुमार जी मुझे आने नहीं देंगे जूरी में, आप जानते हैं। लेकिन ये तो ऑन लाइटर नोट है, लेकिन यहाँ पे राजीव कंपटीशन तो बड़ा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एज होगा सैम करन का, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और जैसे अभी आईपीएल के ऑक्शन की बात करें हाल में, जैसे फ्रेंचाइजीज टूट के इनके पीछे पड़ गई थी, तो इनकी जो वैल्यू है वो इस समय बहुत बड़ी हुई है, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने बहुत जबरदस्त दी है, वर्ल्ड कप में दी है।
तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंसेज रिकग्नाइज होती हैं। और यही अगर सूर्य कुमार यादव ने हमें वर्ल्ड कप जिताया होता, भारतीय टीम वर्ल्ड कप चैंपियन होता और उनका नाम नॉमिनेशन में होता, तो शायद इट कुड बी सूर्य कुमार यादव एनी डे। But now, considering the performances of Sam Curran in the World Cup, in the all-important World Cup, Sam Curran लगता है बाजी मार जाएंगे। चलिए, तो रितेंद्र ने अपना वोट जो है दिया है सैम करन को, ये मान लिया जाए रितेंद्र? जी मान ही आप लिख लीजिए पक्का, क्योंकि क्रिकेट के आधार पे हम बात कर रहे हैं। जरूर हमारा दिल बिल्कुल हमारे भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के साथ है, लेकिन अगर हम सब्सटैंशियल परफॉर्मेंसेस, इम्पैक्ट की बात करें, और ये इस साल की हम बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप हैज टू बी द क्राइटेरिया, अब बड़ा आधार होगा वर्ल्ड कप, तो वहां पे सैम करन देखिए सूर्य कुमार यादव से वर्ल्ड कप में तो बहुत आगे हैं, और मुझे लगता है वहां पे वो पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा ले जाएंगे। सभा भाई, ये तो रितेंद्र ने एक नई बहस छेड़ दी है कि वर्ल्ड कप में क्योंकि मैन ऑफ दी टूर्नामेंट थे इसलिए सैम करन जीतेंगे। बट आंकड़े तो जो सूर्य कुमार यादव के साल 2022 में है सभा भाई, वो जबरदस्त है। 31 मैचों में 1164 रन, 187 का स्ट्राइक रेट, साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं सूर्य कुमार यादव ने किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा। 2 शतक उन्होंने T20 फॉर्मेट में लगाए और 9 अर्धशतक। रितेंद्र, ये तो मैंने बता दिया सूर्य कुमार यादव का आंकड़ा। अब मैं आपको सैम करन के आंकड़े बता देता हूँ, फिर आप फाइनल कीजिए। T20 वर्ल्ड कप में वो 2022 का जो हुआ, 18 विकेटों के साथ वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिले। 12 पे 3 उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बैटिंग में हालांकि कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने किया है। सभा भाई, पहले एक रिएक्शन आपका। रितेंद्र तो कह रहे हैं कि सैम करन हो सकते हैं मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर साल 2022 के लिए। देखिए, अच्छा लगता है मुझे जब एक डाइवर्स ओपिनियन हमें सुनने को मिलता है, जी। और इसी प्रकार की बहस बहुत जरूरी है जब आईसीसी कमेटी बैठेगी ये डिसाइड करने के लिए। ये अंत में देखना होगा कि आईसीसी की तरफ से मैंडेट क्या है। अगर ये मैंडेट है कि वर्ल्ड कप प्रदर्शन को सबसे ऊपर रखा जाए, तो फिर इसमें दो राय नहीं है कि मैन ऑफ द सीरीज जिसको मिला है उसको अवार्ड मिलना चाहिए। पर अगर वो अवार्ड तो मिल चुका है सैम करन को, उनको मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द वर्ल्ड कप दे दिया गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे साल भर का प्रदर्शन। पूरे अगर साल पूरे भर साल का, भर का प्रदर्शन देखें, उसमें सूर्य कुमार यादव आगे हैं। नहीं तो बहुत ही सरल है, सिर्फ विश्व कप को देखना है तो मैन ऑफ द सीरीज विश्व कप में ले चुके हैं सैम करन। पर हम अगर इम्पैक्टफुल की बात कर रहे हैं, तो फिर पूरे साल भर में कौन ऐसा प्लेयर है जिसने ज्यादा इम्पैक्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसने अलग प्रकार से रीइन्वेंट किया है बल्लेबाजी को T20 में, और वहां पर सूर्य कुमार यादव है। पर खैर, ये अलग बात है। इस तरह का के ओपिनियन की भी आवश्यकता होती है, तभी तो आप कई सारे अलग अलग नुआंसेस को ढूंढते हैं और उसके बाद आप सही निर्णय लेते हैं। देखिए, लेकिन सभा भाई, एक कैटेगरी जहाँ पे मुझे लग रहा है रितेंद्र आंख बंद करके अपना वोट देंगे, वो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए, जहाँ पे अर्शदीप सिंह है, मार्को यानसन है, फिन एलन है, और साथ ही इब्राहिम जादरान। ये 4 नॉमिनेट किए गए साल 2022 के लिए। रितेंद्र, आपका वोट? देखिए, ये वोट तो अर्शदीप सिंह को ही जाएगा, क्योंकि राजीव देखा, एक तो सभा कहेंगे कि पंजाब से आते हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है राजीव के सोडी जी ने अर्शदीप को कप्तान क्यों नहीं बना दिया T20 क्रिकेट का। लेकिन रीजन क्या देख रहे हैं? मार्को यानसन ने तो बहुत अच्छा थ्रू आउट द ईयर ऑल फॉर्मेट में गेंदबाजी की है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए रितेंद्र। मार्को यानसन और अर्शदीप हालांकि दोनों लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, बट मुझे लग रहा है कि मार्को यानसन को ज्यादा वेटेज मिलेगा क्योंकि तीनों फॉर्मेट वो खेल रहा है। देखिए, वो एक आधार हो सकता है, लेकिन अगर हम T20 को मद्देनजर रखते हैं, जो इम्पैक्ट अर्शदीप ने दिखाया है, और जो हम बैटिंग लाइनअप्स की बात करते हैं राजीव, जहां पे ऐसा लग रहा था शायद भारतीय टीम स्ट्रगल करेगी, अर्शदीप आते हैं, नए बॉल से कमाल ढाते हैं, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं। आपने सही कहा, 3 फॉर्मेट अगर हम बात करें, वहां पे अर्शदीप को अभी अपना सिक्का जमाना। ये जो फॉर्मेट है, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब तो कोई डाउट नहीं है, मार्को यानसन राजीव, मार्को यानसन। हाँ, बिकॉज टेस्ट मैच में उसने लाजवाब गेंदबाजी की है। नहीं, सूर्य कुमार यादव की जगह उन्होंने सैम करन बोला, आपने अर्शदीप सिंह की जगह तुरंत मार्को यानसन को चुन लिया है। सोडी अर्शदीप सिंह पक्का इमर्जिंग प्लेयर होते अगर हम सिर्फ T20 क्रिकेट देखते, और अगर हम ओवरऑल तीनों फॉर्मेट देख रहे हैं, तो फिर मार्को यानसन को आप
को थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस में लाजवाब गेंदबाजी की है। आपको याद है वो श्रृंखला जो भारत के विरुद्ध हुई थी, वहां पर बिल्कुल। मार्को यानसन में, जहां तक मुझे याद है, नंबर 1 बॉलर साबित हुए थे। उसके साथ साथ वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिवसीय मैचेस भी खेल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस को इम्पोर्टेंस जरूर देना चाहिए। जी, चलिए, अब टेस्ट मैच का जिक्र किया सवा भाई, तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर में मुझे लग रहा है हम कहीं आसपास नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने 9 मैचों में 1170 रन बनाए और नंबर 1 चल रहे हैं अभी टेस्ट रैंकिंग्स में। जो रूट ने 15 मैचों में 1056 रन बनाए। भारत की अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो एक खिलाड़ी नजर आ रहा है 17वीं रैंक पे है, जो ऋषभ पंत, जिन्होंने 7 मैचों में 680 रन बनाए 62 के एवरेज से। कोई चांस आप देख रहे हैं टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर में किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए? नहीं राजीव, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो ये बहुत ही जी। जो साल गुजरा है हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में, जहां जहां हमें मैचेस जीतने चाहिए थे वो हम लोग कर नहीं हाँ। पाए। दक्षिण अफ्रीका में हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहां पर हम मिस आउट कर गए। इंग्लैंड में एक और हमारे पास अवसर था, जी। भी गंवा दिया। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी जो ऋषभ पंत है, जिसने लाजवाब बल्लेबाजी की है और विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी की है। उसके अलावा हम्म। मुझे ऐसा कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर देखने को मिल नहीं रहा है। श्रेयस अय्यर ने भी शुरुआत की, उन्होंने रन बनाना शुरू किया है। पर उसके अलावा और कोई ऐसा इम्पैक्टफुल खिलाड़ी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, अगर हम इस साल की बात हम्म। करें तो। रितेंद्र, थोड़ा सरप्राइज है कि हम आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें हम नंबर 2 पे चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन हमारे अगर प्लेयरों की परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिविजुअली एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको हम टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में रख पाए। बिल्कुल राजीव। और अभी आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, वो देखिए वो तो स्ट्रगल बहुत बड़े तरीके से कर रहे हैं, तो अब उनका चांस होना, और जैसा रिकॉर्ड नहीं, भी है टेस्ट और क्रिकेट जैसे मैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं रितेंद्र, वहां उन्होंने बहुत अच्छा किया है। भारत के एकमात्र नहीं खिलाड़ी हैं जो अपना दावा रख सकते हैं। नहीं, लेकिन लेकिन अगर हम उनको चुनने के लिए जाएं कि वहां पे वो बाजी मारेंगे तो बहुत दूर हैं। क्योंकि अगर जो रूट की हम बात करें, बाबर आजम की बात करें, वो बहुत आगे निकले हुए हैं, बहुत रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये हम्म। अनफॉर्चुनेटली है, बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट, द रियल क्रिकेट, वहां पे भारतीय खिलाड़ी शामिल हो। हमने बहुत बार देखा, सचिन तेंदुलकर के एरा में तेंदुलकर, गांगुली, विराट कोहली, बहुत बड़े बड़े नाम इस श्रेणी में हमेशा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो वहां पे भारतीय क्रिकेट जरूर ये सोच रही होगी कि टेस्ट क्रिकेट में हमें इंप्रूव करना होगा, टेस्ट क्रिकेट में हमारे लड़कों को बढ़ चढ़ के रन बनाने होंगे। हो सकता है आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव, जो एक बड़े ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में अपना सिक्का जमाए। लेकिन जी हाँ, हम्म। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, दैट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, और वहां पे भारतीय टीम जरूर जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहेगी। तो अगर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनना हो तो आपको क्या लग रहा है रितेंद्र, बाबर आजम और जो रूट में से किसको आप चुनना पसंद करेंगे? राजीव, मुझे लगता है हमेशा से जो रूट, जो क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर हैं, जो कमाल वो हम्म। उठाते हैं, जो उनका इम्पैक्ट है, कुछ सचिन तेंदुलकर की तरह ऐसा लगता है वो आएंगे तो 100 रन तो कभी भी बना देंगे, एंड इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वो बना भी देते हैं बड़े बड़े सिचुएशंस में। ही हैज इट इन हिम टू सी हिज टीम थ्रू। तो जैसे उनका रिकॉर्ड अभी आपने बताया है, बिल्कुल उनका रिकॉर्ड काफी यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है, और वो बाजी मार सकते हैं। लेकिन बाबर आजम, जी हाँ, उनके भी रन्स बोलते हैं, और परफॉर्मेंसेज इज दी क्राइटेरिया जब ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्लोज फाइट होगी, बट माय वोट विल गो टू जो रूट। आपको क्या लग रहा है सभा भाई, बाबर आजम या जो रूट में से कौन जीत सकता है? देखिए, अब आंकड़ों की तो बात हम लोग करते आते हैं, पर अंत में देखना ये होता है कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस किसका रहा है। हाँ। बाबर आजम एक शानदार खिलाड़ी, उन्होंने रन्स बनाए हैं, पर किस कंडीशंस में बनाए हैं, कंडीशंस किस प्रकार के थे। अगर इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो जो रूट ने जो रन बनाए हैं वो चैलेंजिंग कंडीशन में उन्होंने रन बनाए हैं। अब हम्म। 4th इनिंग्स 100 आपको याद होगा जो उन्होंने भारत के विरुद्ध बनाया था, उस तरह की पारी कहाँ आपको देखने को मिलती है। और जो रूट ने शानदार प्रदर्शन किया है नंबर 3 नंबर 4 पर आकर खेलते हुए, और उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। इंग्लैंड जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में प्रोग्रेस दिखाया है, तो ये जो रूट हम्म। और बाबर आजम के बीच में लड़ाई है। पर मुझे लगता है कि अगर कोई डिजर्व करता है तो फिर जो रूट मुझे लगता है कि ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। हम्म। समा भाई, हमने T20 और टेस्ट मैचेस की बात कर ली, बट ओडीआई मैचेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर 17 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 724 रन बनाए, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं शाई होप की बात करें, उन्होंने 700 रन बनाए।
शेमरन ब्रूक्स ने 694 बनाए। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ओडीआई प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन रैंकिंग्स में जब हम जाते हैं सभा भाई, तो भारत के लिए विराट 8वें नंबर पर, रोहित 9वें नंबर पे हैं, श्रेयस टॉप 10 में नहीं है। इसके अलावा जो खिलाड़ियों ने जिन्होंने साल 2022 में अच्छा किया, उसमें इमानुल हक है, वॉन डिसन है जिन्होंने अच्छा किया, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जॉनी वेस्ट्रो, ये कुछ ऐसे नाम है। क्या रीजन आप सभा भाई देख रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिविजुअली भी हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या जो आईसीसी की रैंकिंग्स है वो सीधा दर्शाती है कि हम ना तो T20 में अच्छा कर पाए, ना एज अ टीम, और ना ही इंडिविजुअल खिलाड़ी के तौर पर हम कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए साल 2022 में। बहुत बड़ा असर पड़ता है राजीव। अगर आपकी टीम में, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, पर टीम स्पोर्ट में जीतने के लिए आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, जो इस हाँ। साल देखने को मिला नहीं है। और यही कारण है कि हमारी रैंकिंग बहुत नीचे रही है। अब नॉर्मली हम क्या देखते थे, विराट कोहली नंबर 1 पर रहते थे, रन्स जितना वो बनाते थे, पर इस बार वो उनका नाम नहीं आ रहा है। मैचेस 9वें खेले हैं नंबर तो पे है। उतना नाम, वो 9वें नंबर पर है। उसी प्रकार से रोहित शर्मा का नाम नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर से ये दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा ब्रेक लिया है बीच बीच में, उतने सारे मैचेस खेले नहीं है। वो भी हम्म। एक कारण है राजीव। उसके अलावा जो जो खिलाड़ियों ने रन बनाए भी हैं, पर उस हिसाब से रन बनाए नहीं है। और बहुत ही ये डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ता है टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम्म। मैं आशा यही कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब तक विश्व कप हो, विश्व कप जो होने वाला है, वहां पर जितने सारे एक दिवसीय मैचेस हों, वहां पर कम से कम ये दोनों खिलाड़ियों को भाग लेते रहना चाहिए। इन लोगों को ब्रेक की हम्म। जरूरत नहीं है। और रिटेंडर बॉलिंग में भी कुछ वैसे ही हाल है। बैटिंग में जो हम रैंकिंग्स देख रहे हैं, बॉलिंग में भी कोई अक्सर होता है ना कि आप साल में 2-3 परफॉर्मेंसेस ऐसा देखते हैं जो इसके बारे में आप चर्चा करते हैं, जो आपके जहन में रहता है। साल 2022 में एक भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है। एक ऋषभ पंत की मुझे इनिंग्स याद आती है जो उन्होंने इंग्लैंड में खेली थी, ओडीआई क्रिकेट में, जब उन्होंने मैच जिताया था। उसके अलावा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इंडिविजुअली किसी भारतीय खिलाड़ी का, जिसकी वजह से हम कह पाए कि ये चलिए आईसीसी अवार्ड्स में या साल 2022 में टीम ने बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन प्लेयर्स ने डाला है। सूर्य कुमार यादव एक बड़े नाम है जिनका इम्पैक्ट साल 2022 में रहा। अदरवाइज बॉलिंग बैटिंग हर जगह निराशी हुए हम साल 2022 में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। 2022 हमारे लिए इतना अच्छा नहीं घटा है। और यहाँ पे जिन लड़कों का हम नाम ले रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना इम्पैक्ट दिखाया है, देखिए वो लड़के हैं जिन्होंने अपने दम पे कंसिस्टेंटली अपनी टीम को मैच जिताए हैं। और यहाँ पे अगर भारतीय टीम की बात करते हैं, हमने स्ट्रगल किया है क्योंकि हमारे लड़के ज्यादा यहाँ पे उठ के नहीं आए हैं, इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, बड़े नॉक्स नहीं आए हैं। क्रूशियल स्टेज पे जहाँ पे जरूरत थी कि हमारे दिग्गज आके रन्स बनाए, वैसा नहीं हुआ है, हमें मुंह की खानी पड़ी है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती राजीव। देखिए सामने है, अगर हमारी टीम 2022 में अच्छा करती, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट हम्म। क्रिकेट में, हमारे 2-3 लड़कों की बात हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और वहां पे अब भारतीय टीम जरूर काम करना चाहेगी, क्योंकि देखिए अगर आपके लड़के 100 बना रहे हैं, आपके हम्म। लड़के विकेट्स निकाल रहे हैं, तो आप जीतते भी हैं। सो टीम डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स, और रिजल्ट्स भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से आते हैं। तो हम सब यहाँ पे जरूर काम करना चाहेंगे। और देखिए अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे प्लेयर्स अगले साल 2-3 प्लेयर टेस्ट रैंकिंग में ऊपर आते हैं, वनडे रैंकिंग में आते हैं, T20 में सूर्य कुमार यादव के साथ और 2-3 आते हैं, तो डेफिनेटली यस, दैट इज प्रॉस्परिंग फॉर टीम इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एट द मोमेंट। सभा भाई चलते थे, आखिरी दो सवाल आपसे लेंगे। एक तो बॉलिंग की मेरे पास आईसीसी की रैंकिंग है ओडीआई क्रिकेट की। हमारे बड़ा हैरानी है कि साल 2022 में 18वें नंबर पर जो गेंदबाज है वो जसप्रीत बुमराह है। टॉप 20 में नहीं तो बुमराह के अलावा एक भी नाम नहीं है। ये तो मतलब ऑलमोस्ट सारी कहानी कहता है कि कहते हैं गेंदबाज मैच जिताते हैं, और गेंदबाज ही आपके टॉप 20 जो आईसीसी के गेंदबाज हैं उनमें सिर्फ जसप्रीत बुमराह है 18वें नंबर पर। इसका दो कारण है राजीव। एक तो हमारे जो मेन बॉलर्स, उन्होंने सारे मैचेस खेले नहीं है, चाहे वो जसप्रीत हाँ। बुमराह हो या फिर मोहम्मद शमी हो। या तो चोटिल रहे या फिर उतने सारे मैचेस खेले नहीं। भुवनेश्वर कुमार को खिलाया गया, पर भुवनेश्वर कुमार एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारे बॉलर्स को इस बार यूज किया है, और ऐसा बहुत कम लगा है मुझे कि एक एक या दो बॉलर्स को लंबे समय तक मौका मिला हो। एक एक दौरे पर वो प्लेयर जाता है, फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। मैं गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ। उसी वजह से मुझे हम्म। लगता है कि यहाँ पर कोई भी
भारतीय गेंदबाज नजर नहीं आ रहा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और उसके ऊपर से जिनको मौका मिल भी रहा है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, इसी वजह से उनको दूसरे दौरे पर या फिर दूसरे श्रृंखला में उनको चेंज कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही कठिन दौर गुजरा है भारतीय टीम के लिए, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाला जो साल हो 2023, हमने जो गलतियां की हैं, जो हमारी टीम में कमियां देखने को मिली है, उसको हम लोग दूर करें और आगे प्रेरित होकर हम लोग आगे बढ़े। रितेंद्र, जो सभा भाई कह रहे हैं वाकई बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे लिए साल 2022 औसत से भी खराब रहा है तीनों फॉर्मेट में। और इसकी सीधी कहानी है कि ना आईसीसी अवार्ड्स में बड़ा नॉमिनेशन है, ना आईसीसी रैंकिंग्स में हम कहीं नजर आ रहे हैं। और अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर आप अच्छा करते हैं, मैचेस जिताते हैं, तो उसका असर सीधे टीम के परफॉर्मेंस में पड़ता है, जो जहां पर नदारद है, ना बॉलिंग ना बैटिंग। आप भी मानते हैं साल 2022 वन ऑफ द वर्स्ट ईयर है इंडियन क्रिकेट के लिए रिजल्ट के लिहाज से? बिल्कुल राजीव, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, अभी साबा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए कि ये जो निगल्स, जो इंजरीज, आप इस लिस्ट में तब आते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली पूरा साल खेलते हैं, आप अपने आप को पूरा फिट रखते हैं, और ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम बुमराह की बात करें, देखिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, वो खेले ही नहीं है, तो रैंकिंग में ऊपर आने का तो सवाल ही नहीं होता है। जी हाँ, 18वें रैंक पे हैं, क्योंकि उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज जरूर कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे रख रही हैं। बट एंड ऑफ द डे हमारे और बॉलर्स की बात करें, बल्लेबाजों की बात करें, देखिए भारतीय टीम जानी जाती है आईसीसी रैंकिंग्स में, हम डोमिनेट करते रहे हैं। एक समय ऐसा होता था सचिन तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण का नाम इकट्ठा होता था, और आज किसी का नाम ही नहीं है वहां पे। तो जी हाँ राजीव, जैसे भी साहबा भी कह रहे हैं, हम सब उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि 2022 जो घटा है उससे हम सीखें, और 2023 में उभर के परफॉर्मेंसेज आए लड़कों की। देखिए अब जो हम सिलेक्शंस देख रहे हैं, जैसे बीसीसीआई ने अब अपना मन बनाया हुआ है, इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। जो लड़का परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो नहीं करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेपुटेशन उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है, और मुझे पूरा भरोसा है इस सोच के साथ 2023 भारतीय टीम के लिए एक बड़ा साल होगा, और हम यहाँ पे वर्ल्ड कप ऑल इंपॉर्टेंट आ रहा है 50 ओवर, वहां भी अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि शुरुआत में कहा था कि साल 2022 का पूरा रिव्यू हम करेंगे, और ये रिव्यू हम उस बेस पे करेंगे जहां से आईसीसी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन होते हैं, और नॉमिनेशन जो अभी तक आए हैं निकल कर, वहां पर भारत की चमक मानो बहुत फीकी सी लग रही है। यानी कि भारतीय टीम ना तो आईसीसी टूर्नामेंट जीत पाई, और ना ही आईसीसी अवार्ड्स में कोई दबदबा भारतीय खिलाड़ियों का दिख रहा है, जो एक बहुत चिंता का सबब है। क्योंकि भारत क्रिकेट की वजह से जाना जाता है, भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह देखा जाता है, और अगर फिर इस तरह के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिलती है, तो इसका सीधा असर न सिर्फ रैंकिंग में पड़ेगा, मार्केटिंग जो खिलाड़ियों की है उसमें पड़ेगा, और फिर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं कर पाते तो उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जब आईसीसी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस होते हैं। साल 2022 अब जाने को है, और साल 2023 एक आशा की किरण लेकर आएगा, हम सब उम्मीद कर रहे हैं, जहां पर न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी इंडिविजुअली अच्छा करेंगे, बल्कि एक टीम के तौर पर भी अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।